हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का डेली करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल के जो कुछ प्रश्न जो आपसे पूछा था उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल का जो प्रश्न था हमारा वो ये था कि भारतीय सेना कितने समय के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू करेगी। तो कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया, अधिकतर लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर जो प्रश्न मैं पूछता हूं उसका जवाब सब लोग दिया करें। तो भारतीय सेना ने जो अभी प्लान किया है, जो प्रस्ताव पेश किया है, वो 3 वर्ष के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने का प्लान पेश किया है। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है और इसका लाभ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे कि तो टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, चर्चा में क्यों है। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के लिए संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस विचारधारण प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी से संबोधित किया गया है। अब इसके टूर ऑफ ड्यूटी के जो बिंदु हैं, इसके प्रमुख बिंदु क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि टूर ऑफ ड्यूटी है क्या, इसमें कैसे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्या इसका प्रस्ताव है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस पर हम चर्चा करें प्रमुख बिंदु। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली नहीं है, यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपने तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। दूसरा पॉइंट, इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। जो मानदंड हैं आपके चयन के वही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया कोई नागरिक आ रहा है, किसी कमजोरी है वो भी शामिल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इस प्रस्ताव से फायदा ये है कि वेतन और पेंशन जो खर्च है उसमें भारी कमी होगी तथा इस प्राप्त धनराशि है उसका उपयोग सेना अपने आधुनिकीकरण के लिए कर सकती है। सेना के वेतन और पेंशन बिल में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो बजट के आवंटन का 60% तक बढ़ गया है। इस कारण से क्या है, टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य युवाओं को एक इंटर्नशिप मतलब अस्थायी अनुभव प्रदान करना है। ठीक है। इसमें देखा जाए शॉर्ट सर्विस कमीशन तथा टूर ऑफ ड्यूटी में तुलना करें। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है और टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है के द्वारा सेना में आने पर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करनी होती है, जबकि टूर ऑफ ड्यूटी में अवधि कितने की होती है, 3 वर्ष के लिए होती है। दोनों लोग कंफ्यूज हैं कि सर शॉर्ट सर्विस कमीशन है कि टूर ऑफ ड्यूटी है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक स्थायी होता है, मतलब विश्लेषण ज्ञात करने पर ज्ञात होता है कि टूर ऑफ ड्यूटी के एक अधिकारी के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्री कमीशन प्रशिक्षण, वेतन भत्ता, ग्रेच्युटी, छुट्टी का भुगतान, अन्य लागत जो सारी चीज़ें हैं, अनुमान लगभग 5.12 करोड़ है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारी पर संचयी अनुमानित लागत है 836.83 करोड़। अब आप खुद तुलना कर सकते हैं कि इसमें कितना अंतर है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में समग्र लागत और अधिक हो जाती है क्योंकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के 50 से 60% अधिकारी स्थायी आयोग का चयन करते हैं तथा 54 वर्षों तक सेवा में रहते हैं, जो बाद में पेंशन का लाभ भी प्राप्त करते हैं। ठीक है। इस प्रस्ताव के लाभ क्या है। इस प्रस्ताव के लाभ की यदि बात की जाए, यह योजना उन लोगों को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी जो सेना में पूर्ण करियर नहीं चाहते लेकिन वर्दी की इच्छा रखते हैं। मतलब आप वर्दी की इच्छा रखते हो और भैया सेना में जाना नहीं है पर वर्दी हो, मज़ा आ जाए एक बार, तो इस तरह की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अच्छा है। टूर ऑफ ड्यूटी में चयनित उम्मीदवार को अपने उन साथियों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होगा जिन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपना कैरियर शुरू किया, यानी सैलरी भी अच्छी मिलेगी। 3 वर्ष की सेवा समाप्ति के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में वापसी करने पर उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक वेतन भी दिया जाएगा। इसके अलावा सेना को उम्मीद है कि टूर ऑफ ड्यूटी के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के युवाओं को सेना में आकर्षित किया जा सकेगा। प्रस्ताव में इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम है। चलिए फटाफट कल हमने जो पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल प्रश्न हमने 5 पढ़े थे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं फटाफट, जिससे रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आधे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कल पहला क्वेश्चन था, फेम इंडिया 2020 की 50 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कौन सा स्थान मिला था।
16वां स्थान मिला था। पहला स्थान नरेंद्र मोदी का था, दूसरा आदित्य योगीनाथ का था, तीसरा अमित शाह जी का था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में IBM ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना CEO नियुक्त किया है? अरविंद कृष्ण को किया है। तीसरा प्रश्न हमारा था, इनमें से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी है? जापान की नाओमी ओसाका थी। चौथा प्रश्न था, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 74वां स्थान प्राप्त हुआ था। और पांचवा प्रश्न था, कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है? यूरोप का स्लोवेनिया था। इस प्रकार से 5 प्रश्न कल के थे। चलिए अब हम लोग आज के प्रश्न पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 25 मई 2020 को एक दमदार भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया और किस खेल से संबंधित है? अभी इनका निधन हुआ है। ये हॉकी के खिलाड़ी थे। आपने गोल्ड मूवी देखी हुई। गोल्ड मूवी में एक पंजाबी रहते हैं, लास्ट में फाइनल में उनको मौका मिलता बड़ी मुश्किल से, कप्तान से विवाद होता है। सेम वही चीज़ है जिन्होंने मतलब अपने तीनों ओलंपिक में, तीनों ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो बलवीर सिंह उर्फ बलवीर सिंह सीनियर, नाम बहुत ज़्यादा बलवीर सिंह दूसरे खिलाड़ी भी हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए उनके साथ सीनियर लगा दिया गया है। इनका जन्म 31 दिसंबर 1923 को हुआ था खड़गपुर पंजाब में। ये भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पुरुष हॉकी फाइनल में सर्वाधिक गोल रिकॉर्ड बनाया है। भारत सरकार ने बलवीर सिंह को 1957 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया। 1957 में पद्मश्री मिला था इनको और वह 1975 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के मैनेजर भी थे। वे भारत की उन 3 ओलंपिक टीमों में शामिल थे जिसने स्वर्ण पदक जीता था। लंदन 1948, हेलेंस्की 1952 और मेलबोर्न 1956। उन्होंने 1952 के ओलंपिक में फिनलैंड के विरुद्ध, नीदरलैंड के विरुद्ध 5 गोल किए थे, जो अभी तक एक रिकॉर्ड है। चलिए दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं आज का। आज दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने मेजर सुमन गावनी को, भारतीय महिला मेजर हैं ये, सुमन गावनी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है UN, यूनाइटेड नेशन सैन्य मिलिट्री एडवोकेट अवार्ड, मतलब UN सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हें मेजर सुमन गावनी की तस्वीर है ये। इन्हें UN मिशन के तहत दक्षिण सूडान में इन्हें तैनाती थी। हाल ही में इन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया है। इनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेiro डे कास्ट्रो अराउजो को भी ये सम्मान दिया जाएगा। ये भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत सुमन गावनी को संयुक्त राष्ट्र से ये पुरस्कार मिल रहा है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। इनके साथ आपकी ब्राज़ील की जो इनका नाम बताया, इनको भी प्राप्त होगा आपको। अराउजो संयुक्त राष्ट्र के सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मिशन में काम कर रही हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 जून से मंदिर खोलने का फैसला लेने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये कोई खास प्रश्न नहीं है पर अभी चर्चा में है। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि 1 जून से मंदिर खोले जाएंगे, परंतु एक निश्चित नियम के तहत खोले जाएंगे। पर भारत का पहला राज्य बन गया इस विपत्ति के दौरान जिन्होंने मंदिर खोलने का फैसला किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतवंशी अमेरिकी नागरिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान हुआ है? अब ये प्रश्न थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए जब पढ़ते हैं हम। डॉक्टर राजीव जोशी नाम है इनका। इन्हें ये भारतीय मूल के हैं पर अमेरिका में नागरिकता प्राप्त है। इनके नाम से कई पेटेंट हैं। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। IIT मुंबई के छात्र रहे भारतवंशी वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। यहाँ इनके नाम से 250 से ज़्यादा पेटेंट दर्ज हैं इनके नाम पर। तो IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। इन्हें न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने इस प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले। आज का पांचवा और आखिरी प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अभी फिलहाल कौन सी योजना प्रारंभ की है? इसका जवाब सबको पता होना चाहिए, करंट क्वेश्चन है ये। इसका नाम है श्रम सिद्धि योजना।
क्या नाम है आपका? श्रम सिद्धि योजना। तो इसको आप नाम याद रखेंगे, श्रम सिद्धि योजना को। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इसके बारे में। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि योजना प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई योजना है। ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने योजना प्रारंभ की है। लॉकडाउन के चलते मजदूर वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, जिसके कारण उनकी आर्थिक दशा काफ़ी कमज़ोर हो गई, जीवन यापन गुजारा करना भी इनका मुश्किल हो गया। ऐसे में दूसरे राज्यों के मजदूर अपनी जान बचाने के लिए अपने घर लौटे। इस दशा को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में श्रम सिद्धि योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में मनरेगा के जरिए मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इस योजना को शुरू करते हुए शिवराज सिंह ने जानकारी दी है करीब 23,000 से ज़्यादा पंचायतों में लगभग 21 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है। लाभार्थियों को रोजगार जॉब कार्ड के जरिए ही मिला है। इस बात का ध्यान रखते हुए श्रम सिद्धि अभियान के तहत अब नए मजदूरों के भी जॉब कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि संकट के समय में उन्हें भी रोजगार उपलब्ध हो सके। ठीक है, अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है मणिपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड और मिजोरम। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही स्टॉप कर आज हम रखते हैं इसको। जय हिंद।